गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूजन। आज हम पढ़ेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में। इस बारे में पढ़ेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। किसके केस में पढ़ेंगे हम? इन मैमल्स। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में सबसे पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि कितने स्पर्म जो है ओवरी तक पहुंचते हैं। तो अराउंड 200 स्पर्म जो है वो ओवरी में पहुंचते हैं, यानी कि 200 स्पर्म शो एग विसिनिटी जिसको हम बोलते हैं। तो फिर हम उसके बाद बात करते हैं स्पर्म मोटिलिटी के बारे में। एक बार स्पर्म मोटाइल होगा कि कैसे उसकी मूवमेंट हो रही है, फिर स्पर्म एक्टिवेट भी होगा, मॉडिफिकेशन होगी, उसमें कैपेसिटेशन होगा, फिर एक्रोसोमल रिएक्शंस भी होंगी, डाइजेशन भी होगा, फ्यूजन भी होगा, है ना। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है कि स्पर्म कहाँ है? अभी वजाइना में है और उसको वजाइना से कहाँ मूव करना है? ओविडक्ट में। कहाँ? एम्प्यूला में उसकी कैपेसिटेशन हो रही है तो वो वहीं जाना है, उसको कहाँ तक जाना है? ओविडक्ट तक। ठीक है। ट्रांसलोकेशन में कौन कौन हेल्प कर रहा है, कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं? सबसे पहले है स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म मोटिलिटी का मतलब क्या है कि स्पर्म कैसे मूव कर रहा है। अगर जो फीमेल है वो प्रोमिनिसस है, इसका मतलब ये होता है कि अगर फीमेल बहुत सारे मेल्स के साथ में कोपुलेशन कर रही है तो क्या होता है, स्पर्म क्या करते हैं, एक क्लस्टर बना लेते हैं। एक क्लस्टर बनाने की वजह से क्या होता है, उसको एक फोर्स मिलता है ताकि वो सारे स्पर्म मूव कर सके। इस तरह से क्या होता है, जो कंपटीशन है वो कम हो जाता है। क्या होता है? स्पर्म एग्रीगेट। स्पर्म एग्रीगेट होने की वजह से क्या होता है, सारे जो स्पर्म्स है उनका फ्लैजिला साथ में मूव करता है, साथ में फोर्स लगाता है एकदम से, है ना। तो इसकी वजह से कंपटीशन कम हो रहा है। अगर फीमेल प्रोमिनिसेंस है यानी कि मल्टीपल मेल के साथ कॉपुलेट कर रही है, अगर फीमेल प्रोमिनिसेंस नहीं है यानी कि सिंगल मेल के साथ कर रही है, तो जो स्पर्म है वो भी इंडिविजुअली ही बिहेव करता है, इंडिविजुअली मूव करता है। ह्यूमंस के केस में ऐसे ही होता है कि स्पर्म जो है वो इंडिविजुअली मूव करता है। ठीक है, ये था स्पर्म मोटिलिटी। इसमें पहला फैक्टर किसमें? ट्रांसलोकेशन में। इसमें दूसरा फैक्टर है यूट्राइन मसल। यूट्राइन मसल, जो यूट्रस की मसल है वो मूवमेंट में हेल्प कर रही है। किसकी मूवमेंट में हेल्प कर रही है? स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प कर रही है। ठीक है। फिर थर्ड है स्पर्म रियोटेक्सिस। स्पर्म रियोटेक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पर्म रियोटेक्सिस क्या है? जब ओविडक्ट जो है वो अपने सिक्रीशंस रिलीज कर रही है तो स्पर्म उसके अगेंस्ट फ्लो कर रहा है। क्या हो रहा है? स्पर्म फ्लो अगेंस्ट ओविडक्ट सिक्रीशंस। ठीक है, किसमें हो रहा है? ये रियोटेक्सिस में हो रहा है। ठीक है, एक बार ये सब हो चुका है, स्पर्म पहुंच गया। किस चीज के लिए रेडी हो चुका है स्पर्म? कैपेसिटेशन प्रोसेस के लिए। सेकेंड स्टेप है इसमें। फर्स्ट क्या था? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में हमने क्या क्या पढ़ा? स्पर्म की मोटिलिटी, कैसे स्पर्म मूव कर रहा है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि यूट्राइन मसल भी उसको हेल्प कर रही हैं, और क्या हो रहा है कि स्पर्म की रियोटेक्सिस हो रही है। ठीक है। सेकेंड स्टेप है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन क्या हो रहा है? मॉडिफिकेशन हो रही है। किसमें? स्पर्म में। मॉडिफिकेशन इन स्पर्म। अच्छा, एक क्वेश्चन है, हो सकता है आप लोगों को पता भी हो, नहीं भी पता हो। जो स्पर्म है, मान लो कोई स्पर्म 6 घंटे में पहुंच गया, उसकी फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या है? कम है। और कोई स्पर्म पहुंचा 6 घंटे में, उसके फर्टिलाइजेशन के चांस ज्यादा है। ऐसा क्यों है? स्पर्म जो बहुत जल्दी पहुंच गया है उसका कैपेसिटेशन ही नहीं हुआ है, वो मॉडिफिकेशन के अंदर ही नहीं गया है। जब उसका मॉडिफिकेशन ही नहीं हुआ है तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। जो लेट गया है थोड़ा, वो फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। क्यों? वो कैपेसिटेशन से होके गया, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस हुई हैं, है ना। तो जब हम कहते हैं कि स्पर्म के अंदर जो स्पर्म इजैक्यूलेटेड है
वो कभी भी फर्टिलाइज नहीं कर सकता। क्यों नहीं फर्टिलाइज कर सकता? क्योंकि उसमें क्या नहीं हुई है, कैपेसिटेशन नहीं होती। कैपेसिटेशन कहाँ हो रही है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही हो रही है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन बाहर नहीं हो रही है, ठीक है। कैपेसिटेशन क्या है? उसके अंदर मॉडिफिकेशन है, उसको कॉम्पिटेंट बना रहा है कि वो फर्टिलाइज कर सके, ठीक है। तो सबसे पहली जो कैपेसिटेशन में आती है वो है इफ्लक्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है वो बाहर निकल जाता है स्पर्म से। जब कोलेस्ट्रॉल शेड ऑफ हो जाता है ना स्पर्म का, तो क्या होता है, उस पर रिसेप्टर आ जाते हैं। किस चीज के लिए रिसेप्टर आ जाते हैं? ज़ोना पेलुसिडा के लिए उसके आपके पास रिसेप्टर आ जाते हैं। अब क्या हो रहा है? अच्छा, कोलेस्ट्रॉल का जो इफ्लक्स है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो हो रहा है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहाँ से आया है? ओवा में प्रेजेंट है, ठीक है। ओवा ने उसको क्या दिया है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन रिलीज किया है। ओविडक्ट में ऑलरेडी एल्ब्यूमिन प्रोडक्ट प्रेजेंट है। एल्ब्यूमिन ने क्या करवाया है? कोलेस्ट्रॉल का इफ्लक्स करवाया है। अब क्या हो रहा है देखो, एक होता है इफ्लक्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एक है फोस्फोराइलेशन। जो इज्यूमोप्रोटीन है ना, फोस्फोराइलेशन ऑफ स्पर्म प्रोटीन या फिर इज्यूमोप्रोटीन, उनका फोस्फोराइलेशन हो रहा है। अब एक बार इज्यूमोप्रोटीन का फोस्फोराइलेशन हो गया तो इसका मतलब क्या है? स्पर्म हो गया है कैपेसिटेट, स्पर्म हो गया है एक्टिव, ठीक है। स्पर्म का जो इज्यूमोप्रोटीन का मैं बता रही हूँ फोस्फोराइलेशन हो रहा है। इज्यूमोप्रोटीन का फोस्फोराइलेशन होता क्या है? प्रोटीन काइनेज जो ए है वो इसका फोस्फोराइलेशन क्या करती है? मीडिएट करती है, ठीक है। टायरोसिन काइनेज का फोस्फोराइलेशन, तो कई सारे स्टेप्स है, ठीक है। फिर क्या है, एक बार स्पर्म कैपेसिटेट हो गया उसके बाद क्या होगा? एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन होगी। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होगा कि जो स्पर्म है जो एम्प्यूला के ओविडक्ट पे पहुंच चुका है वो क्या करेगा? एक्रोसोमल रिएक्शन करेगा। एक्रोसोमल रिएक्शन का मतलब क्या है? स्पर्म अपने में से कुछ प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स निकालेगा। प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स की वजह से थोड़ी बहुत जो जेली है वो क्या हो जाएगी? डाइजेस्ट हो जाएगी। अब क्या होता है, जो एग है उसके ऊपर 3 तरह के प्रोटीन होते हैं, ZP1, ZP2, ZP3, और ह्यूमन के केस में 4 होते हैं, माइस के केस में 3 ही होते हैं। क्या बता रही हूँ मैं? ZP1, ZP2, ZP3, ZP4, 4 तरह की क्या है? ज़ोना पेलुसिडा के प्रोटीन है, ठीक है। ये चारों प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन के केस में और ये 3 प्रेजेंट होते हैं माइस के केस में, ठीक है। तो ज़ोना पेलुसिडा के मैंने आपको बताया था कि कोलेस्ट्रॉल का जब इफ्लक्स होगा तो उस पे क्या होगा? ज़ोना पेलुसिडा के लिए रिसेप्टर जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे। किसके लिए हो रहे हैं? ZP1, ZP2, ZP3, यही तो है ना जिनके लिए रिसेप्टर एक्सपोज हो रहे हैं। तो देखो होता क्या है, स्पर्म आया, स्पर्म सबसे पहले बाइंड होगा ZP3 से, ठीक है। ZP3 से बाइंड होने के बाद इसके अंदर एक्रोसोमल रिएक्शन होगी, फिर ZP3 से इसकी अटैचमेंट छूट जाएगी। किसके साथ में होगी? फिर ZP2 के साथ में। यानी कि क्या हो रहा है, जब स्पर्म आया है तो सबसे पहले ZP3 रिसेप्टर के साथ में प्राइमरी बाइंडिंग करता है। एक बार एक्रोसोमल रिएक्शन हो चुकी है, एक्रोसोमल रिएक्शन में कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो ZP3 के साथ उसका कनेक्शन तोड़ देते हैं। ZP3 के साथ उसका कनेक्शन टूटने के बाद वो सेकेंडरी बाइंडिंग करता है। किसके साथ में? ZP2 प्रोटीन के साथ में, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि जब एक्रोसोमल रिएक्शन हो जाती है, एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद क्या होता है कि डाइजेशन स्टार्ट होता है ना। किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है? लेयर का। जैसे वहां क्या बताया थी मैंने? एग जेली का बताया था ना, किसकी वजह से? प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स की वजह से। वैसे ही यहाँ भी क्या होगा? डाइजेशन होगा। कौन सा स्टेप है डाइजेशन वाला? 3rd स्टेप है, ठीक है। डाइजेशन में हो क्या रहा है, कुछ जो प्रोटीन है जो ECM जो ज़ोना है, ज़ोना का काम तो हो चुका है। ज़ोना पेलुसिडा का क्या काम था? ज़ोना पेलुसिडा का एक्रोसोमल रिएक्शन इनिशिएट करवाना। अब एक्रोसोमल रिएक्शन जब इनिशिएट हो जाएगी एक बार, तो जो ज़ोना पेलुसिडा है ना उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। उसका डिग्रेडेशन MMP2 प्रोटीन्स होते हैं कुछ, उनकी वजह से होगा। MMP2 होता है, एक्रोसिन होता है। ये स्पर्म की कैपेसिटेशन में भी हेल्प करते हैं और डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। किसकी? ज़ोना पेलुसिडा की। एक बार ये होने के बाद क्या होगा कि गैमेट फ्यूजन होगा। 4th स्टेप क्या है? फ्यूजन। फ्यूजन कैसे होगा? जो इज्यूमोप्रोटीन है ना, किसका? स्पर्म का, वो बॉन्ड बनाएगा ओवम के एक प्रोटीन के साथ में। स्पर्म का जो प्रोटीन है वो है इज्यूमो और ओवम की तरफ से जो प्रोटीन है वो है ज़्यूना, ठीक है।
जूनो होता है वैसे, जूनो प्रोटीन जो है वो ओवम का है, और क्या है, इजिंगो प्रोटीन किसका है, स्पर्म का है। तो आपस में क्या बना रहे हैं, एडहेशन या फ्यूजन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। एक बार ये हो चुका है, फ्यूजन हो चुका है, अब आप क्या चाहोगे, प्रिवेंशन चाहोगे, किसका, पॉलीस्पर्मी का, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। प्रिवेंशन होगा कैसे पॉलीस्पर्मी का, जब मैंने आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक मैंने आपको बताया था फास्ट ब्लॉक के बारे में, क्या हुआ था जिसमें 70 मिलीवोल्ट -70 मिलीवोल्ट से चार्ज क्या हो गया था, +20 मिलीवोल्ट का हो गया था। फास्ट ब्लॉक जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में नहीं होता है, यहाँ सिर्फ स्लो ब्लॉक मिलेगा। स्लो ब्लॉक में क्या होगा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो है वो एग मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज हो जाएगा। क्या होगा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल फ्यूज विद एग मेम्ब्रेन। एक बार कॉर्टिकल ग्रेन्यूल फ्यूज हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसने डिफरेंट तरह के क्या निकाल दिए, एंजाइम्स निकाल दिए। अब डिफरेंट तरह के एंजाइम्स क्या करना है उनको, प्रिवेंट तो क्या करना है, पॉलीस्पर्मी। प्रिवेंशन कैसे हो सकता है पॉलीस्पर्मी का, आप ZP1 ZP2 ZP3 इन सबको हटा दो। मेन काम तो किसका है, ZP2 और ZP3 का है ना, तो उन्हीं को हटा दो। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स से जो एंजाइम रिलीज हो रही है उसका नाम है ओवस्टर्सिन, नाम उसका ओवेस्टेसिन। ये रिलीज कर रहा है ओवेस्टेसिन, और ये ओवेस्टेसिन क्या कर रही है, ZP2 को ही हटा देगी, ZP2 को ही क्लीव कर देगी। अब ZP2 ही नहीं रहा तो क्या स्पर्म आ पाएगा कोई दूसरा, नहीं आ पाएगा। अच्छा, स्लो ब्लॉक में एक और होता है कि जो फर्स्ट स्पर्म आता है ना वो अपने साथ में बहुत सारा जिंक लेके आता है, जिसको हम वो भी बोलते हैं जिंक स्पार्क, क्योंकि बहुत सारा जिंक लेके आ रहा है। तो जिंक स्पार्क जब वो लेके आ रहा है तो इस वजह से क्या होता है, जो एक्रोसिन वगैरह थे ना, जो MMP2 और एक्रोसिन थे, जो किसमें डाइजेशन में हेल्प कर रहे थे और कैपेसिटेशन में भी हेल्प कर रहे थे, तो ये उनको भी इनहिबिट कर देती है। अब एक बार स्पर्म में कैपेसिटेट होना बंद हो गया तो क्या, अगर स्पर्म कैपेसिटेट ही नहीं हो रहा तो क्या वो फर्टिलाइज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। पॉलीस्पर्मी होगी प्रिवेंट। मेन काम किसका है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूज हो जाएंगे एग मेम्ब्रेन के साथ में, अपने सब्सटेंसेस रिलीज कर देंगे। वो सब्सटेंसेस क्या करेंगे, ZP2 को क्लीव कर देंगे। अब बाइंडिंग ही नहीं हो पाएगी, है ना। अब होता है एक्टिवेशन। 6th स्टेप क्या है, एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबॉलिज्म। तो मैंने जैसे कि आपको वहां बताया था कि पीएलसी बीटा एक्टिवेट हो रही थी, पीएलसी बीटा से IP3 और डैग आ रहे थे। PIP2 को किस में कन्वर्ट करा था, IP3 और डैग में। IP3 का काम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाके कैल्शियम रिलीज कराना। होगा यहाँ भी वही, लेकिन यहाँ क्या डिफरेंस है, यहाँ का जो PLC है ना वो किस में हो रहा है, ये स्पर्म में हो रहा है, ठीक है। ये काम जब हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का केस पढ़ा था तो ये काम हो रहा था ओवम में। ओवम में क्या हो रहा था, बाइंडिंग एज अ लिगेंड काम कर रहा था, और उसके रिसेप्टर कहाँ थे, ओवम पे थे। जबकि ये काम किस में हो रहा है, स्पर्म में काम हो रहा है। स्पर्म से कैल्शियम क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। आप कैल्शियम कहाँ मूव कर रहे हैं, एग की तरफ मूव कर रहे हैं, ये जो PLC वाला काम है, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम एक बार मिल गए तो एग का मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो जाएगा। वही क्या स्टार्ट हो जाएगा, RNA की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, प्रोटीन की, लिपिड की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक लास्ट स्टेप है फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसका जो फ्यूजन है उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है। वहां पे तो जाइगोट में ही डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बन रहा था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में। यहाँ किस में बनता है, 2 सेल स्टेज में जो है वहां पे बनेगा। होता क्या है, जो oocyte है वो मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट हो चुकी है, किसके, मियोटिक डिवीजन के। वहां पे तो oocyte में ऑलरेडी मियोसिस हो चुकी थी, उसके बाद वो अरेस्ट हुआ था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की केस में। यहाँ पे मियोसिस पूरी भी नहीं हुई है, पहले ही अरेस्ट हो गया है। तो हमारे को क्या करना है, सबसे पहले तो उसकी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करवानी है। मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करवाने में कैल्शियम जो है उसका मदद करेगा। कैल्शियम जो है वो क्या करता है, साइक्लिन वगैरह को डिग्रेड कर देता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाएगी और क्या हो जाएगा, मियोटिक डिवीजन पूरी हो जाएगी। मियोटिक डिवीजन एक बार पूरी हो गई, उसके बाद स्पर्म का प्रोन्यूक्लियाई और ओवम का प्रोन्यूक्लियाई क्या करेंगे, मूव करेंगे और फ्यूज कर जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो बनता है ना वो इसमें नहीं बन रहा, जाइगोट में नहीं बन रहा। जाइगोट तो पहले ही बन चुका है। जाइगोट के बाद जब 2 सेल स्टेज आ रही है तब ये फ्यूजन हो रहा है, तब डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बन रहा है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में डिप्लॉयड न्यूक्लियाई पहले ही बन चुका है। इसमें किसमें बन रहा है, 2 सेल स्टेज में। क्यों बन रहा है,
क्योंकि पहले ही क्या होता है, क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होगा क्रोमोसोम में, फिर फ्यूजन होगा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, जाइगोट में 2 सेल न्यूक्लियाई नहीं है, मतलब जाइगोट में वो नहीं है, डिप्लॉइड न्यूक्लियाई नहीं है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या था, जाइगोट में ही डिप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रेजेंट था, ठीक है। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन से, स्टेप सारे सेम है, थोड़े थोड़े जो बीच में प्रोसेसेस हैं बस वो अलग हो रहे हैं। सब में क्या हो रहा है, सब में एक्रोसोमल रिएक्शन हो रही है, डाइजेशन हो रहा है, एक्टिवेशन हो रहा है, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी हो रहा है ना। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।